नमस्कार। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा संचालित केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग में आपका स्वागत है। कृपया अपना माइक बंद रखेंगे। रघुबर प्रसाद सिंह समन्वयक। नमस्कार। Welcome to the centralized online class conducted by the University Department of Economics, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. Please keep your mic off. रघुबर प्रसाद सिंह कोऑर्डिनेटर। आज का जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। और कल हम लोगों ने जो है वो अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी यानी पॉवर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसमें जो है हम लोगों ने ये भी देखा था कि पॉवर्टी क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट कमेटी गठित हुई थी उनका क्या कहना था, उसके बाद में जो है उसका रीजंस क्या है पॉवर्टी का। ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट थे उसको हम लोगों ने कवर किया था। जो आज का ये लेक्चर है ये है पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, यानी गरीबी को हटाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी वो उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितने जो उसके टारगेट हैं वो कितना अचीव कर पाए हैं, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली पिक्चर जो है वो एक रिपोर्ट से ली गई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कुछ वीमेंस हैं जो अपना ये विक्ट्री सिंबल दिखा रही हैं। यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम कर रही हैं। उसके बाद में जो है कुछ जो यूथ है वो जो है अपना कुछ यहाँ पे जो है मैकेनिकल वर्क कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के जो भी पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम होते हैं उसका मेन मोटिव होता है कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है या वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करना, उसको जो है मेन स्ट्रीम में लाना। और जो कि हम लोग पिछले क्लास में देखा था कि उसमें जो है पॉवर्टी को हम लोगों ने केस स्टडी के थ्रू या स्टोरी के थ्रू भी देखा था कि लोग कैसे जो है वो पॉवर्टी ट्रैप में फंसे हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट समय समय पे जो है डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट किया हुआ है, लॉन्च भी किया है। जैसे कि पॉवर्टी एलिविएशन या पॉवर्टी इरेडिकेशन का मेन मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो है आपका पॉवर्टी को इरेडिकेट करना या फिर जो है एम्पावर्ड करना या लोगों की जो है लाइवलीहुड को जो है वो इनरिच करना। और ये कल के लेक्चर में भी जो है हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने जो पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया था वो $1.90 पर डे के हिसाब से किया हुआ था। और उसके हिसाब से जो है वो 767 मिलियन पीपुल जो है पूरे विश्व के इस कैटेगरी में आते हैं, पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन के कैटेगरी में आते हैं। और अगर उस $1.90 पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया का 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 268 मिलियन पीपुल जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। और अगर इसको जो है अगर हम रूरल वाइज देखें या अर्बन वाइज देखें तो रूरल में वाइज अगर हम देखें तो 25.7% है, ये 2011 और 12 के डेटा के अकॉर्डिंग है। और अर्बन एरियाज में 13.7% है। ये जो है गैप है रूरल और अर्बन के बीच का, जो ये परसेंटेज दिखा रहा है कि इतने लोग गरीब हैं, तो इसका परसेंटेज जो दिखा रहा है यानी वो गैप क्यों है? वो गैप इसलिए भी है कि वहां पे जो है वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनसफिशिएंट फूड सप्लाई है, या पुअर एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, या रोजगार नहीं मिल पा रहा है। शायद एक ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो है अर्बन पॉवर्टी की तुलना में जो है रूरल पॉवर्टी का रेशियो ज्यादा आ रहा है। इंडिया में जो है वो पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं और हर प्रोग्राम का जो है वो अलग मोटिव होता है। और जैसे यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का है, रोजगार प्रदान करने का है, रूरल एरिया एज वेल एज इन द अर्बन एरिया। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम खासतौर पे जो है जो वीमेन्स हैं या डिसेबल पर्सन्स हैं या फिर जो है वो जो डिसेबल पर्सन है या डिप्राइव्ड पर्सन है या ओल्ड पीपुल्स हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज बनाई हुई है, प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं।
तो वो सारे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में आते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसका मेन मोटिव होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जिसकी वजह से उनका वेज या उनकी मजदूरी मिल सके, उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज हो सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेटर हो सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, स्किल इंडिया प्रोग्राम फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो आप ये देख सकते हैं कि इतने सारे कैटेगरीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो भारत सरकार के द्वारा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम चलाए थे, जिसका मेन मोटिव एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है वो सोशल सुरक्षा भी देना, साथ साथ में जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देना, अर्बन पॉवर्टी को भी इरेडिकेट करना, या यूथ पॉपुलेशन को जो है वो स्किल्ड करना, जिसकी वजह से जो है जो पॉवर्टी है, जिसमें जो लोग जो है पॉवर्टी ट्रैप में फंसे हुए हैं, उनको जो है बाहर निकालने का एक हेल्दी प्रयास किया गया है। मैं जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाऊंगी, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है मैंने बनाया हुआ है अपना ये स्लाइड, ताकि जो है आप ये देख पाओगे कि समय के साथ साथ जो है जितने भी पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम हुए हैं या लॉन्च किए गए हैं, वो उसका जो समय के साथ साथ जो है ना उसके ऑब्जेक्टिव कैसे वो डिफर करते गए हैं, या कहीं ना कहीं जो है वो कितने टाइम तक जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो लेकर के आगे बढ़ा गया है, ये सारे इश्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP। और इवन जो है आप लोग देखोगे जिस समय रेडियो इतना टेलीविजन नहीं हुआ करता था, या रेडियो से भी ज्यादा लोग जो है न्यूज सुनते थे, तो वहां के जितने भी एडवर्टीजमेंट आते थे, विज्ञापन आते थे, वो सारे विज्ञापन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हो या आपका डेवलपमेंट स्कीम्स हो, वो उसके ही प्रचार ज्यादा आते थे। पल्स पोलियो अभियान हो, या फिर आपका जो है वो इसके अलावा जो है आपका जो है वो रोजगार जनरेटेड प्रोग्राम्स हो, तो वो जो कहीं ना कहीं आप उस समय के विज्ञापनों में भी देखोगे तो उस समय के विज्ञापन भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी के इर्द गिर्द ही घूमता था। अगर आज के एडवर्टीजमेंट को देखोगे तो शायद सोशल वेलफेयर या जितने भी आपका जो है वो जो गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसीज है उस पे है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो परसेंटेज अगर देखोगे तो बाकी जो है जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में जो है वो काफी कम है। तो जब IRDP, क्योंकि हम लोग जब न्यूज चैनल या रेडियो सुना करते थे तो उस समय जो है ये कहीं ना कहीं बचपन में ये वर्ड्स आता था IRDP प्रोग्राम, उसके साथ जो है वो गवर्नमेंट जो रूरल एरिया के लोगों को जो है वो रोजगार दे रही है। इसके ये जो है 1978 में इम्प्लीमेंट हुआ था, और इसका जो मेन मोटिव क्या था, टू हेल्प द फैमिली हु लाइव बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड टू एनहांस देयर द स्टेट ऑफ लिविंग। यानी जो लोग BPL हैं उनके जो है लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इनरिच करना, यानी उसको जो है थोड़ा सा अपलिफ्ट करना, इसका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा था प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू पुअर कम्युनिटी एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर स्किल सेट सो एज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन, to empower the poor people, to provide the financial assistance to these family in the form of the government subsidies as well as a loan or the credit from the financial institution are encouraged by the program। यानी इसमें जो है मेन मकसद यही था कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रोवाइड कराना, उनको ये मौका देना, उनके स्किल के अकॉर्डिंग जो है वो काम प्रोवाइड कराना, जिसकी वजह से उनकी लिविंग कंडीशन जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। और इसके लिए उन्होंने इस प्रोग्राम के थ्रू जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया गया था, सब्सिडीज भी दी गई थी, उनको जो है थोड़ा सा कम रेट पे लोन भी प्रोवाइड करना। तो ये सारा जो ऑब्जेक्टिव था, उसका मेन मकसद था कि लोगों को या पुअर पीपल को एम्पावर्ड करना है। इसमें बेनिफिशियरी कौन कौन थे, खासकर रूरल आर्टिजन, जो गांव में जैसे मान लीजिए कि कुम्हार का काम, जैसे अगर वो मिट्टी के बर्तन बनाना या फिर इसका या फिर जो है वो टोकरी बनाना, या जैसे उस समय के साथ ये सारे जो है वो आर्टिजन्स होते थे। या इवन देखो तो मिथिला पेंटिंग वगैरह या सिक्की आर्ट्स वगैरह, ये सब भी उस समय
मतलब अगर ये जो देखा जाए तो हर स्टेट या हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है जो आर्ट्स हैं या जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं वो डिफर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोजगार प्रोवाइड कराने वाला ये आपका जो है वो वर्क होते थे। लेबरर्स यानी जिसके पास लैंड नहीं है, जो जो डेली वेज लेबरर्स काम करते हैं उनके लिए, मार्जिनल फार्मर्स जिसके पास जो है वो काफी कम जमीन है, शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब जो काफी ये डिप्राइव्ड या इसको कहें तो काफी वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, इनको जो है अपलिफ्ट करना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस विद द एनुअल इनकम ऑफ द लेस देन द 11,000 यानी जिसकी इनकम 11,000 से कम है, तो ये इतने लोगों को ये कवर करने की कोशिश किया गया था इस प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद दूसरा जो है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये जो है एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम था जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था 1985 में। उसमें राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी के समय में ये इसको लॉन्च किया गया था। ये स्कीम जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के सहयोग से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था, और 1,30,000 जो रुपीज है वो पुअर पीपल ऑफ द विलेज हु हेल्प देम टू कंस्ट्रक्ट देयर द ओन हाउस, यानी उनको जिसके पास घर नहीं है उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के सहयोग से जो है उनको घर बनाने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। A similar scheme for the urban poor was also launched in the 2015 by the PM Narendra Modi as a home for all by the 2022, यानी 2022 तक जो है इसी से मिलता जुलता एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये तो रूरल एरिया के लिए था, ग्रामीण आवास योजना है, लेकिन अर्बन पुअर्स के लिए भी एक योजना लॉन्च की गई थी 2015 में, और इसका मेन मोटिव यही है कि 2022 तक जो है सबके लिए घर प्रोवाइड किया जा सकता है, वो लोग जिनके पास जो है वो पक्का घर नहीं है। The scheme is applicable for the people who do not own any home or live in the कच्चा house which had the severely damaged, यानी जिनके पास जो है वो पक्का मकान नहीं है या फिर जो है भी तो वो काफी बुरी तरीके से डैमेज है, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको जो है इस योजना के तहत जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। इसके अलावा द ब्रॉड पर्पज ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सम ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर देम टू अपग्रेड और कंस्ट्रक्ट द हाउस ऑफ रिस्पेक्टेबल क्वालिटी फॉर देयर द पर्सनल लिविंग। और ये जो है जो विजन है गवर्नमेंट का, ये पहले तो इसका विजन ये था कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और एक इसका जो एक विजन था कि 2022 तक जो है वो टेम्परेरी जो है वो कच्चा हाउस को रिप्लेस करना है, लेकिन फिर बाद में इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। The fund are allocated to the state based on the 75% weightage of the rural housing shortage and the 25% weightage of the poverty ratio, यानी एक तो ये है कि 75% जो वेट जो है जो रूरल हाउसिंग है उसको देना है, और साथ ही साथ जो है 25% वेटेज जो है जो गरीब लोग हैं उनको भी इसमें उस पे जो है इसका वेटेज है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया है, आवास सॉफ्ट, जिसको 2010 में लॉन्च किया गया है, जिसका मतलब ये है कि आसानी के साथ जो है इस स्कीम को जो है वो लोग जो है जुड़ सके, इसके लिए ये एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया है। इसके लिए एलिजिबल कौन है, ये जो 2015 जो अर्बन आवास योजना के लिए है, इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। पहला तो ये है कि जो सोशियो इकोनॉमिक एंड द कास्ट सेंसस, जो कल के लेक्चर में मैंने जो एनसी सक्सेना कमेटी के बारे में मैंने बताया था कि बीपीएल हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करना, और इसके लिए उन्होंने जो है एक सजेशन दिया था कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के बेसिस पे जो है आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअल में जो डिप्राइव्ड पैरामीटर्स या जो डिप्राइव्ड पीपल हैं वो कितने हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये जो है इसके लिए क्या करना है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जो इसको जारी हुआ था, इसके बेसिस पे जो है कितने लोग गरीब हैं खासतौर पर अर्बन एरिया के, उसके हिसाब से उसकी हाउस लिस्टिंग करना। इसके अलावा कच्चा हाउसेज हैविंग 0, 1, 2 रूम विद द कच्चा रूफ आर इंक्लूडेड, यानी ऐसे घर जो कच्चे मकान है या तो किसी के पास कोई घर नहीं है कच्चा भी, या एक रूम है या 2 रूम है, वो लोग जो इसके लिए एलिजिबल हैं।
Household without any shelter are the covered the PM आवास योजना और इसके लिए जो है जिसके पास छत भी नहीं है यानी उसको भी जो है इसमें कवर किया गया। और फिर बाद में जो है ट्राइबल ग्रुप्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया। इसमें जो है हु आर नॉट एलिजिबल, यानी इसमें जो है ये तो दिखा रहा है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है। इसके लिए जो 13 पैरामीटर्स बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि कुछ लोगों के पास अगर मान लीजिए कि 0, 1, 2 रूम है और कच्चा रूफ है, लेकिन उसके अलावा भी अगर और कुछ चीजें हैं जो इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, उसको जो है एक्सक्लूड किया गया था इस स्कीम से। वो कौन कौन लोग हैं? हाउस होल्ड हैविंग 2, 3 और 4 व्हीलर, जिसके पास दो 2 या 3 या 4 व्हीलर्स जो है अगर है, या मोटराइज बोट्स हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। 3 और 4 व्हीलर एग्रीकल्चर और एलाइड इक्विपमेंट्स वो भी एक्सक्लूडेड हैं। किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जिसका जो है 50,000 रुपीज होल्डर्स हैं तो वो भी इस स्कीम से बाहर रखे जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको भी इससे बाहर रखा जाएगा। फैमिली इज अर्निंग मोर देन 10,000 रुपीज पर मंथ, अगर जिसकी पर मंथ अगर उसकी अर्निंग जो है 10,000 रुपीज हो रही है, ऐसे परिवार को भी इससे बाहर रखा गया। पेइंग इनकम टैक्स वो भी बाहर है। ओन लैंडलाइन फोन, जिसके पास जो लैंडलाइन फोन है उसको भी इसमें नहीं कवर्ड किया गया। ओन रेफ्रिजरेटर उसको भी नहीं कवर्ड किया गया। मोर देन 2.5 एकर्स ऑफ द इरिगेटेड लैंड उसको भी इससे बाहर रखा गया। 5 acre or more irrigated land for the 2 or more crop season उसको भी इससे बाहर रखा गया। Having total land of the 7.5 acre both irrigated और non irrigated उसको भी ये बाहर रखा गया। तो ये आप देखोगे कि गवर्नमेंट जो ये 2015 में जो है अर्बन पुअर या उसके लिए जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास प्रोवाइड कराना है उसके लिए गवर्नमेंट ने जो एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया डिसाइड किया, जिसके बेसिस पे जो है एक्चुअल में जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल फैमिली है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसको जो है आवास के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, 15 अगस्त 1985 को जो है लॉन्च किया गया था। ये एक्चुअली क्या है, ये जो प्रोग्राम था वो एक हमारे संविधान में आर्टिकल 41 में जो है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट जो है वो प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंट टू इट्स द सिटीजन इन द केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। यानी ऐसे लोगों को जो है स्टेट उसको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराए। ये एक आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 41 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है वो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम नहीं है, ये आपका सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोग्राम्स है, जिसका मेन मोटिव क्या है कि सपोर्ट एज, जो ओल्ड एज पर्सन है, वीडो है, डिसेबल है, या जो वेरिड फैमिली है, या डेथ ऑफ द प्राइमरी ब्रेड अर्नर्स बिलोंगिंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे लोगों को इसमें कवर किया गया था। और इसमें जो कंपोनेंट्स थे वो 1985 में 3 कंपोनेंट्स यानी जिसमें 3 स्कीम्स को और भी इसमें समराइज किया गया था। एक नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, जिसको जो है ये जो है जो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम खासतौर पर वीमेंस के लिए है, जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में काम करती है उसके लिए जो है 6 मंथ का प्रोविजन है। तो ये 1 अप्रैल 2001 को जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये 3 इसके मेन कंपोनेंट्स थे। आप ये देखोगे क्योंकि नाम से ही पता चल पा रहा है कि ये जितने भी स्कीम्स हैं ये आपका एक तरह सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम्स ही हैं, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड कराना या नेशनल बेनिफिट फैमिली बेनिफिट स्कीम प्रोवाइड कराना या मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराना, तो ये सारा जो है आपका एक वेलफेयर प्रोग्राम्स है। ये जो है 2009 में जो है इसमें 2 स्कीम और जोड़ा गया, जो था इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और दूसरा था इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। इसमें जो है लगभग जो है वो 5 स्कीम जो है वो इस समय प्रेजेंटली जो है एनएसएपी में 5 आपका स्कीम समराइज है। एक तो आपका जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा स्कीम, ये 5 स्कीम जो है इसमें समराइज किया गया है। इसमें जो है जो एप्लीकेंट कौन हो सकते हैं, जो एनएसएपी में एप्लीकेंट कौन हो सकते हैं इस योजना में,
वो लोग जो बीपीएल हैं, वो किस बेसिस पे, जो गवर्नमेंट ने उसको जिस क्राइटेरिया पे जो है आइडेंटिफाई किया है, उस क्राइटेरिया पे वो गरीब लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। जो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, इसमें क्या प्रोविजंस हैं कि 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी उम्र जो है 60 साल से लेकर के 79 ईयर्स तक है। अगर वो 80 प्लस ईयर्स के हैं तो उनकी पेंशन जो है वो 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। इसी तरह से इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, यानी इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है 4 ईयर्स, और जो पेंशन है वो 300 रुपीज पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो 18 ईयर्स की हैं तो उनको जो है वो 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, यानी ऐसे लोग जो जिनकी एज जो है वो 18 से ज्यादा है और जिनकी डिसेबिलिटी जो है वो 80% से ज्यादा है, यानी ऐसे विकलांग लोग जिनकी डिसेबिलिटी जो है 80% से ज्यादा है, उनके लिए जो है 300 रुपीज पर मंथ के हिसाब से उनको दिया गया। और जब उनकी एज अगर 80 साल हो अगर है तो फिर उनके लिए जो है 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। इसी तरह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, यानी इसमें जो 20,000 रुपीज will be given as the lump sum assistance to the bereaved family household in the events of the death of the bread earner, यानी ऐसे परिवार जिसमें जो घर का मेन आदमी है, जो कमाने वाला है, उसकी मृत्यु होने के बाद जो है इस स्कीम के थ्रू उसको 20,000 रुपए जो है दिया जाएगा। अगर उसकी फैमिली में जैसे इट्स क्लासिफाइड एनी इवेंट ऑफ द डेथ, चाहे नेचुरल हो या अदरवाइज, वुड मेक द फैमिली एलिजिबल फॉर द असिस्टेंस, चाहे वो उसकी नेचुरल डेथ हुई हो या किसी और रीजन से डेथ हुआ हो, लेकिन उसके परिवार के जो खासकर जो स्पाउस है उसकी, तो उसको जो है वो जो है इस एलिजिबिलिटी को या उसके थ्रू जो है इसको असिस्टेंस मिल सकता है। For the purpose of this scheme, the term household would include the spouse, minor children, unmarried daughters and the dependent parents. इसमें इस स्कीम के तहत जो है ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था। इन केस डेथ ऑफ द अनमैरिड एडल्ट, यानी जो अविवाहित कोई एडल्ट है, अगर उसकी मृत्यु के बाद में ये क्या करेगा, उसके जो माइनर ब्रदर्स और सिस्टर है या फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स है, ये उसको मिलना शुरू हो जाएगा। अन्नपूर्णा स्कीम, ये 1 अप्रैल 2000 को जो है न्यू स्कीम नोन एज द अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च किया गया था। ये स्कीम क्या करता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द फूड सिक्योरिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज सीनियर सिटीजन हु थ्रू द एलिजिबल हैव रिमेन अनकवर्ड अंडर द NOAPS। जो इसके थ्रू अनकवर्ड हैं उनको जो है खासतौर पे जो सीनियर सिटीजन है उसको जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है। 10 kg of the food grains, wheat and the rice are given per month for the beneficiary. नेक्स्ट स्कीम है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1999 को। और इस स्कीम का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि अगर आप देखोगे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ग्राम रूरल एरिया समृद्धि कहीं एम्पावर्ड करना है, तो यानी ये जो है जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ये डिमांड ड्राइवन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ द डिमांड ड्राइवन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को रोजगार अगर आप देंगे तो उनकी अर्निंग होगी, और उस अगर अर्निंग होगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं वो डिमांड ड्राइवन जो है उसको क्रिएट कर रहा है। Village infrastructure include the durable asset for the increasing the opportunity for sustain the employment and the generation of the supplementary employment for the unemployed poor in the rural area। क्योंकि ग्राम समृद्धि योजना है, यानी रूरल एरिया के जो अनएम्प्लॉयड जो पुअर फैमिली है उनको रोजगार प्रोवाइड कराना, जिससे जो है उनकी अर्निंग हो सके और जिसके थ्रू जो है उनकी डिमांड जनरेट होगी तो शायद वो इकोनॉमी भी जो है वो ग्रो करेगा। इसमें जो प्रेफरेंसेस दिया गया था वो ST/SC फैमिली, लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्संस को। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम था ये इंटायरली जो है विलेज पंचायत लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें 22.5% जो है जो फंड है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत वो जो है ST/SC जो बेनिफिशियरी है उनके लिए प्रोवाइड करना था, और लगभग जो है वो 3% जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वो डिसेबल पर्संस के लिए प्रोवाइड कराना था। ये गवर्नमेंट जो है जो इसमें वेज फिक्स किया था वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया था, और इसमें जो है विलेज पंचायत विल हैव पावर टू एग्जीक्यूट वर्क या स्कीम अप टू 5,000 विद द अप्रूवल ऑफ द ग्राम सभा।
ये स्कीम आप ये देखोगे कि अब तक ये हम 1978 से, इससे पहले भी और भी स्कीम्स हुई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद से और भी स्कीम्स लॉन्च की गई थी। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो ऑफिशियली जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी जिस समय 1974-79 के बीच में गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया था, और उस समय के जितने भी प्रोग्राम अगर आप देखोगे वो सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो कहीं न कहीं जो है वो जितने भी डिप्राइव्ड पीपल है या पुअर पीपल्स हैं या वीमेन्स हैं या ओल्ड एज पर्सन्स हैं या एसटी एससी पीपल्स हैं या फिर जो है आपका जो ट्राइबल्स एरिया में जो लोग रह रहे हैं, तो उनका में कहीं न कहीं आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ-साथ जो है वेलफेयर का भी है, ताकि दोनों तरीके से जो लोग जो है जो मेन स्ट्रीम से नीचे हैं काफ़ी, उनको अपलिफ्ट करना, और दूसरा जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथेन करने के लिए जो है इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो ये दोनों प्रोग्राम कहीं न कहीं साथ में चल रहे थे। ये 1999 तक ये प्रोग्राम कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके बाद में आपका जो है वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ये सारा जो है आप देखोगे कि इन सारे स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। नेक्स्ट है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 14 नवंबर 2004 को जो है किया गया था। और ये जो है पूरे इंडिया लेवल पे एक जो 150 यानी लगभग 150 जो लोग बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसको आइडेंटिफाई करके और वहां पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ये आपका वेज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है या फिर वहाँ पे जो है वो उस तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वहाँ पे या फिर वहाँ के जो लोग हैं उनके स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोगों को वहाँ पे जो है ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो है रोजगार प्रोवाइड कराने, जिससे उनका जो है वेज जनरेट हो सके, और अगर उनकी मजदूरी बढ़ेगी या मजदूरी या उनकी अर्निंग होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। और आप देखोगे कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है तो वो इंडिविजुअल प्रोग्रेस नहीं होता है, वो कंपोजिट प्रोग्रेस होता है। अगर आप देखोगे कि जिस भी फैमिली में अगर कोई एक पर्सन जो है अगर वो पढ़ा लिखा है या वो जॉब करता है, तो जो बाकी के और भी जो फैमिली मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं उसका भी अपलिफ्टमेंट होता है। तो यहाँ पे जो वेज एम्प्लॉयमेंट इसलिए कि क्योंकि अगर अगर जो लोग रोजगार मिलेगा, अर्निंग मिलेगी, तो वो इंडिविजुअल के साथ साथ जो है पूरे एज ए फैमिली लेवल पे अगर वो ग्रो करेगा, और साथ ही साथ जब अगर सारे अगर ऐसे फैमिली अगर करते हैं तो सोसाइटी और फिर आपका कहीं ना कहीं देश या कंट्री भी मतलब उसका भी जो है डेवलपमेंट होगा। द प्रोग्राम इज ओपन फॉर ऑल इंडियन पुअर हु आर रेडी टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क, यानी ये उनके लिए था जो जितने भी गरीब लोग थे जो अनस्किल्ड लेबर थे जो काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि लेबर भी कई तरह के तीन तीन क्राइटेरिया है आपका, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। अनस्किल्ड जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कोई स्किल नहीं आती है, सेमी स्किल्ड में है जिसको जो है घर बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम करना या इवन सिलाई करना या इवन जो है अगर आप पेंटिंग करना, ये सारा जो है वो सेमी स्किल्ड में आ सकता है। स्किल्ड का मतलब जो है आप जैसे अगर मान लो कि कोई जो है वो कंप्यूटर कंपनी में काम कर रहा है या सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, तो ये कहीं ना कहीं इसकी क्राइटेरिया है। तो उसमें ये जो प्रोग्राम है इसका मेन मोटिव क्या था कि जो भी इंडियन पुअर पीपुल हैं जो काम करना चाहते हैं और जो मैनुअल काम करना चाहते हैं और जो अनस्किल्ड लेबर है उनके लिए था, जिससे कि उनका जो है वेज जनरेट हो सके। ये प्रोग्राम जो है वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें नहीं था कोई इन्वॉल्वमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर्ड की थी। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो फूड ग्रेन्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड करना, ये उसका काम था। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, हैंडलिंग चार्ज, टैक्सेस ऑन द फूड ग्रेन, ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो स्टेट गवर्नमेंट की थी। Food grains would be the provided as the part of the wage at the 5 kg per working day, और food grain अगर exceeding the 5 kg can be provided to the special case, and such case 25% of the wages are paid in the cash। तो ये इस योजना का ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ये 1999 में लागू किया गया था। और ये प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था, और इसमें आप देखोगे कि ये जितने भी प्रोग्राम है, IRDP जो 1978 में था, ट्राइसेम, ड्वाकरा, आपका जो है सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स इन द रूरल आर्टिजन्स,
गंगा कल्याण योजना, मिलियन वेल्स स्कीम। तो ये इतने सारे कम से कम 6 स्कीम था जिसको जो है इस स्कीम में मर्ज किया गया था। तो क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी ये सारे प्रोग्राम चलाए गए थे, एक समय के बाद में कहीं न कहीं उतना फुलफिलमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को जो है एक नए प्रोग्राम या नए जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम था उसमें उसको मर्ज कर दिया गया। इसमें जो 6 प्रोग्राम थे, आईआरडीपी, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, सिट्रा, जीकेवाई, एमडब्ल्यूएस, इसको जो है उससे मर्ज किया गया था। ये कैसे काम करता है? यानी हेल्पिंग द पुअर सिटीजन ऑफ द कंट्री इन द रूरल एरिया टू क्रिएट एंड मेंटेन द सस्टेन सोर्स ऑफ द इनकम यूजिंग देयर द ओन स्किल, टैलेंट एंड द एबिलिटी। यानी ऐसे पुअर सिटीजन जो खासतौर पर जो ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, उनको जो है काम देना जिसकी वजह से उनकी इनकम जनरेट हो सकती है, और वो जो उनको वर्क दिया जाएगा उनके खुद के स्किल के बेसिस पे, उनके टैलेंट के बेसिस पे, उनके एबिलिटी के बेसिस पे काम दिया जाए। Under the scheme, poorer family that were below the poverty line were organized into the self help group। यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो भी पुअर फैमिली था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था, उसको जो है इसमें शामिल किया गया था। दैट वर फंडेड थ्रू द मिक्स ऑफ द गवर्नमेंट फंड एंड द स्मॉल लोन फ्रॉम द बैंक। ये दोनों के द्वारा जो है इसको जो है वो प्रोसीड किया गया था। जो फंडिंग है इसको मेंटेनेंस, एजुकेशन एंड द फंडिंग ऑफ दिस ग्रुप कम फ्रॉम द एनजीओ, फिलेंथ्रोपिस्ट, बैंक्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प, डिस्ट्रिक्ट लैंड डेवलपमेंट एजेंसीज, ये सारे या गवर्नमेंट, ये सारे लोगों के माध्यम से जो है इसकी फंडिंग और ट्रेनिंग की गई थी। इसी तरह से जो है वो स्वर्ण शहरी रोजगार योजना, शहरी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये योजना जो है वो अर्बन एरिया के लिए था, अर्बन पीपुल्स के लिए था। 1977 में लॉन्च किया गया था। इसका भी मेन मोटिव यही था कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयड पुअर पीपुल्स हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। और इसमें जो ये फंड था वो 25 का था। 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी और 25% जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। इसमें भी 2 प्रोग्राम को मर्ज किया गया था। एक था अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यूएसईपी, और दूसरा था अर्बन बेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसको मर्ज करके इसको स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में कन्वर्ट किया गया था। इसका भी वही मेन टारगेट था, जो अर्बन पुअर पीपुल है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिफाइन किया गया है कि कौन अर्बन पुअर है, उसके अकॉर्डिंग जो है ऐसे लोगों को जो है इस योजना में शामिल किया गया था। इसके अलावा वीमेन पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिसेबल पर्सन, ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था। और इसमें जो वीमेन बेनिफिशियरी है अंडर दिस प्रोग्राम मस्ट नॉट बी लेस देन द 30%। कहीं न कहीं आप देखोगे कि जो शुरू के जो आपके जितने भी प्रोग्राम्स थे, वो आपका वेलफेयर प्रोग्राम के साथ साथ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम तो था ही। कहीं न कहीं 1990 या 2000 के दशक में वीमेन एम्पावरमेंट का जो है वो धीरे-धीरे जो है वो वेटेज बढ़ता गया, जिसकी वजह से आप पॉलिसीज में भी देखोगे तो वीमेन्स के लिए भी जो जगह दिया गया है, उससे पहले जितना भी था वो केवल रूरल, अर्बन और इसके अलावा जो रोजगार जनरेट करना या फिर लोगों को जो है वो स्किल प्रोवाइड कराना ताकि उनकी अर्निंग हो सके। तो यहाँ भी इस प्रोग्राम में क्या किया गया था कि जो वीमेन बेनिफिशरीज हैं उनको कम से कम जो 30% का होना चाहिए, उनको वेटेज दिया गया था। इसके अलावा ST SC हैं जिनको उनके लिए भी जो है इस प्रोग्राम में जो है वो काफी तवज्जो दी गई थी, और डिसेबल पर्सन के लिए भी इसमें तवज्जो दिया गया था। एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, वो था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये 25 सितंबर 2001 को लॉन्च किया गया था, और इसमें भी 2 जो प्रोग्राम पहले से चले आ रहे थे, वो था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जिसको इसमें मर्ज किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या था? सेल्फ टारगेटिंग नेचर एंड एम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड द फूड इन टू द पीपुल इन द रूरल एरिया हु लिव द बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका भी वही प्रोविजन था। इसमें भी वीमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन विथड्रॉन फ्रॉम द हजार्डवस ऑक्यूपेशंस, ऐसे लोगों को जो है इसमें शामिल किया गया था। और जो बजट प्रोविजन हुआ था उस समय वो 10,000 करोड़ रुपीज जो है इसके प्रोविजंस किए गए थे, और फूड ग्रेन्स के लिए वो 50 लाख टन जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाने के लिए ये प्रोविजन इंक्लूड किया गया था। इसमें भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो है सेंट्रल 75% और स्टेट का 25% जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो है ये शेयर था।
ये जो बाद में जो ये प्रोग्राम है, जो संपूर्ण ग्रामीण स्वराज योजना, जिसको नरेगा जो एनआरजीपी, जिसमें इसको जो मर्ज किया गया था, जो 2 फरवरी 2006 को इसको लॉन्च किया गया था। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये काफी जो है वो मनरेगा जो है आजकल हर छोटे बच्चे बड़े सबके जुबान पे है कि मनरेगा है क्या, और ये काफी फेमस प्रोग्राम हुआ था। और ये मनरेगा जो है वो जीन रेंज एक बेल्जियम के इकोनॉमिस्ट है जो इंडिया में स्टैब्लिश है, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली स्कूल में वो पढ़ाते हैं। उनके आर्टिकल भी द हिंदू वगैरह में काफी आते रहते हैं। उनका उनका काफी सारा बुक्स भी इस पे हुआ है। इवन जो आईआईटी दिल्ली में जो रितिका खेरा हैं और ये जीन रेंज, दोनों लोग मिल करके जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, फूड सिक्योरिटी पे काफी अच्छा काम किया है। अगर आप इनका नाम डालेंगे तो ये काफी निकल के आएगा। और इनका जो है अभी जीन रेंज के द्वारा जो है एक और प्रोग्राम लॉन्च, हालांकि सजेशंस हैं गवर्नमेंट के लिए, ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसको लॉन्च करती है या नहीं करती है। शायद डीओओपी कुछ ऐसे करके है, डिसेंट्रलाइज अर्बन कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग वो भी प्रोग्राम है। उन्होंने ये प्रोग्राम इसलिए भी दिया, सजेशंस दिया है, क्योंकि इस पैंडेमिक में महामारी में जब पहला जब वेव आया था तो बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो रिवर्स माइग्रेशन कर रहे थे, और कुछ लोगों को जो स्कूल में ठहराया गया था, कुछ लोगों को जो है वो हॉस्पिटल वगैरह में, या कुछ लोगों को टेंट के थ्रू, या कुछ लोगों को ऐसे जगह पे ठहराया गया था। तो कुछ ऐसे न्यूज में आते थे कि कहीं कहीं न्यूज में ऐसा आता था कि जिस जिस स्कूल में जो लेबर ठहरे हुए थे वहां पे उन लोगों को काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, पूरे घर को पेंट कर दिया। ऐसे न्यूज़पेपर में आता था कि कुछ अच्छा एस्पेक्ट भी निकल के आ रहा है। इनका जो जो जीन रेंज का जो सजेस्टेड किया हुआ जो प्रोग्राम है खासतौर पर अर्बन एरियाज के लिए, ये तो नरेगा आपका रूरल एरिया के लिए है। उसमें उनका ये सजेशंस है कि जो ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे अगर अगर जैसे प्लांटेशन वगैरह करना है, या आपका बिल्डिंग का ब्यूटिफिकेशन करना है, या कुछ है, तो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट जो जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लेबर्स हैं उनको जो है वो काम दिया जाए, ताकि उनको आजीविका चलती रहे। क्योंकि उस पेंडेमिक में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेड वर्कर्स थे उनको भी लोगों ने काम से हटा दिया था, या जो दिहाड़ी मजदूरी थी उनको काम नहीं मिल पा रहा था, जो कंपनी में लोग वर्कर काम कर रहे थे वो कंपनी जो है उनको वहां से भगा रहा था। तो ये बहुत मतलब पेनफुल कंडीशन था, और काफी, और ऐसा नहीं था वो इंडिविजुअली तो परेशान हो ही रहे थे, उसके साथ साथ जो है उसकी पूरी फैमिली जो है वो सफर कर रहा था इसके लिए। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जो जीन रेंज के द्वारा दिया गया था। अभी वो जो है वो हुआ नहीं है, लेकिन एक सजेशन है गवर्नमेंट के लिए। ये आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये जो है 2006 में, जिसको मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि 2 फरवरी 2006 को ये लॉन्च किया गया था। और बाद में जो है पहले नरेगा इसका नाम था, और फिर बाद में 2008 में इसका नाम जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के थ्रू जो है इसका नाम कन्वर्ट किया गया था। ये ऐसा प्रोग्राम था जो पूरे वर्ल्ड का जो है वो लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम था, और कहीं ना कहीं इतना ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसको आप देखोगे कि इसके थ्रू बहुत सारे लोगों की जो है लाइफ बदली थी। क्योंकि 2008 में जब आपका ग्लोबल क्राइसिस आया हुआ था तो उसमें इंडिया पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही था कि एक तो यहाँ की पॉपुलेशन का ज्यादा होना, और दूसरी वो उनकी डिमांड काफी ज्यादा है। तो इस वजह से जो है, और डिमांड इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ऐसे लोगों को काम मिला हुआ है, उनके पास पैसे हैं, तभी तो डिमांड करते हैं। अगर पैसे नहीं होता तो वो डिमांड नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि जो मनरेगा जो लॉन्च किया गया था, या अब तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, खास तौर पे रूरल एरिया के जितने भी अनस्किल्ड लेबर है, जो बीपीएल फैमिली है, जो वीमेन्स हैं, या उनको या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन से जो लोग एसटी एससी हैं, उनको क्या किया गया था कि इसके थ्रू जो रोजगार मिला था, और उसके रोजगार मिलने से क्या हुआ कि उनकी अर्निंग बढ़ी। वो अपने बच्चे घर, जो उनके बच्चे पहले स्कूल नहीं जा रहे थे, जो चाइल्ड लेबर के थ्रू काम कर रहे थे, ऐसे लोग बच्चे स्कूल भेजना शुरू किया, थोड़ा सा बच्चे आगे बढ़ना, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये रीजन है पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकलने का। तो अब तक का जितने भी पिछला प्रोग्राम था उसका उसका सक्सेस और फेल्योर तो है ही, लेकिन जो मनरेगा है ये काफी सक्सेसफुल रहा है। और ये जो है इट इज द ओनली स्कीम इन द वर्ल्ड, जो विश्व का एक ऐसा ये स्कीम था एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत, ये गारंटी स्कीम के तहत, कि जिसमें लोगों को अगर काम नहीं भी मिल रहा है, या जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी मनरेगा जो जॉब कार्ड है उसके थ्रू एश्योरेंस मिल रहा है कि, या उनको जो है उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसको काम नहीं मिल रहा है उसको भी ये प्रोवाइड किया जाए।
इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव जब शुरू में था तो उसका क्या था कि मिनिमम 100 डेज का जो है वो जो नॉन स्किल मैनुअल एम्प्लॉयमेंट रूरल वर्कर है उनको काम दिया जाए। दूसरा, सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनकी जीविका चल सके, खासतौर पे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं। स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू द पुअर। The goal of the मनरेगा is to provide the social protection for the most vulnerable people living in the rural area by the guarantee wage employment opportunity। यानी ये आप देखोगे मनरेगा तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेज जनरेशन, आपका सोशल प्रोटेक्शन, ये कहीं ना कहीं तीनों चारों एस्पेक्ट को इसमें समराइज किया हुआ। तो ये बहुत बड़ा ये प्रोग्राम था और है। the goal of the मनरेगा is the rejuvenate the natural resources base of the rural area। खासतौर पे जो आपका रूरल एरिया में जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज, खासतौर पे जो है पोखरे, तालाब और नहर बनाना या फिर जो है प्लांटेशन करना, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को रिजुवेनेट करने का भी के लिए जो है इसका एक मेन इसका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा है इसमें क्रिएटिंग द ड्यूरेबल एंड द प्रोडक्टिव रूरल एसेट्स। इसमें जो है हेल्प द मेनी वीमेन इन द रूरल एरिया टू मेक द लाइवलीहुड एज वेल एज द गेन द सोशल सिक्योरिटी। ये आप इसमें देखोगे कि इसमें जो है जितने आपका जो मार्जिनलाइज या वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं ऐसे लोगों को भी जॉब प्रोवाइड किया गया था, ST SC फैमिली को भी किया गया था, विमेन्स को भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें अनएम्प्लॉयड जो यूथ थे जिसकी एज जो 18 से 30 ईयर्स के थे उनके लिए भी ये रोजगार प्रोवाइड किया गया था। ये अब तक का जो है वो सबसे जो सक्सेसफुल जो प्रोग्राम है खासतौर पर रूरल पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था। इसके अलावा जो है एक और है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये 2011 में लॉन्च किया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और ये इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रूरल पीपुल्स हैं उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना और एंड बूस्ट अप द रूरल इकोनॉमी। इसके अलावा प्रोमोटिंग द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पीपुल। और इसमें जो इसके पीछे जो है जो प्रोग्राम है इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्कर्स हैं जो अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसके थ्रू जो है वो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू लोग जो है आपस में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके अपने अर्निंग्स बढ़ा जनरेट करते हैं और फिर उनको जो है अपना कोई काम उसके थ्रू करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, ये भी एक डिमांड ड्राइवन स्ट्रेटजी थी जिसके थ्रू जो है जो लोग पुअर पीपुल्स थे उनको जो है कहीं ना कहीं पॉवर्टी से बाहर निकालने का एक अच्छा प्रोग्राम था। बाद में ये वाले जो स्कीम को जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो 25 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था, ये उसमें मर्ज कर दिया गया था। इसमें आप देखोगे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, अब तक ये रूरल का था, ये 2013 में लॉन्च किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के थ्रू किया गया था। इसमें जो है वो रिप्लेस किया था जो पिछला आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना था जो 1997 में लॉन्च किया गया था, इसको इसमें मर्ज किया गया। इसमें भी जो है जो अर्बन पुअर पीपुल है इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको फोकस किया गया था। इसमें भी जो है वो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, उनका स्किल डेवलपमेंट करना और उनको ऐसा स्किल प्रोवाइड कराना जो मार्केट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट यानी यानी ऐसा उनको स्किल प्रोवाइड कराना जो उनकी मार्केट में डिमांड हो, जिसके थ्रू उनको उनका रोजगार मिल सके। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम था नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो स्किल डेवलपमेंट के साथ करना, किसके अकॉर्डिंग, मार्केट जो बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है उसके अकॉर्डिंग करना। इसमें भी जो है वो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड होमलेस लाइक द डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, एज्ड, डिसेबल, मेंटली इल, स्ट्रीट वेंडर्स जो आपका गली गली में जो सब्जी वाले या फल वाले जो बेचते हैं उनको स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को भी रोजगार प्रोवाइड कराना इसको शामिल किया गया था। ये जो नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को जो है वो नाम दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल अर्बन मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसका भी वही था कि रिड्यूस पॉवर्टी एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ द अर्बन पुअर हाउस होल्ड बाय द इनेबलिंग देम टू द एक्सेस gainful self employment and the skill based employment opportunities। हेलो
यस हाँ, मैम। नहीं आवाज आ रही है। ओके, बीच में मुझे लगा कि एकदम वन साइडेड ही कम्युनिकेशन हो रहा है, मुझे लगा कि आवाज ही नहीं जा रही है। ठीक है। नो मैम आ रही है। एक और जो है ये भी आपका काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लॉन्च किया गया था। इसको राइट टू फूड एक्ट, इसको इस नाम से भी जानते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, तो यहाँ पर राइट टू फूड एक्ट। और इसको जो है वो 12 सितंबर 2013 को जो है मतलब इसको लॉन्च किया गया था। इसका भी एम क्या है कि उसको सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना, खासतौर पे अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द कंट्री 1.2 बिलियन पीपुल, इसका ये जो कवर करना था कि 1.2 बिलियन पीपुल्स को जो है फूड ग्रेन, सब्सिडाइज फूड ग्रेन जो है प्रोवाइड कराना। इसमें जो है वो मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको सारा इंक्लूड किया गया था। और इसके थ्रू जो आपका एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था कि कितना केजी जो है वो पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से सीरियल्स प्रोवाइड करना है। तो वो टोटल आपका 5 किलोग्राम था। जैसे राइस जो है वो 3 रुपीज पर केजी के हिसाब से, वीट 2 रुपीज पर केजी के हिसाब से, और कोर्स गेन खासतौर पर मिलेट जो है 1 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये प्रोविजन दिया गया था। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच। यानी इसमें क्या है कि जो अनाज जो प्रोवाइड करना है वो मतलब एक तरह से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि आप लोग देखोगे या इवन जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि या ग्लोबल पॉवर्टी का भी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जिसमें कि कितने परसेंटेज लोग या कितना ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है हेल्दी या बैलेंस डाइट नहीं मिल पाने की वजह से वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा जो है ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम लागू किया गया था, जिसका मतलब ये था कि पर्याप्त मात्रा में और गुणात्मक दर से जो है उनको फूड प्रोवाइड कराना, और वो अफोर्डेबल प्राइस पे, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उसको खरीद सकें। इसीलिए 3 रुपीज पर केजी राइस, जो कि मार्केट प्राइस में देखोगे तो इसका काफी हाई रेट है, लेकिन उनको सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कराना, ताकि कम से कम जो है वो एक हेल्दी जो है वो फूड ग्रेन्स ले सकें। ये जो है इसमें किसको कवर किया गया, ये एक्चुअली जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे करता है और इवन अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी रिलीज करता है, उसके थ्रू जो है वो स्टेट वाइज इसमें जो है इस बेसिस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कवर किया गया था। इसमें क्या है कि इसमें 75% रूरल पॉपुलेशन को इंटाइटल्ड किया गया था और 50% अर्बन पॉपुलेशन को जो है इंटाइटल्ड किया गया था, जो सब्सिडाइज रेट पे उनको फूड प्रोवाइड हो सके। और वो जो है जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आते थे, वो उन लोगों को जो है 75% रूरल पीपुल और 50% अर्बन पीपुल को जो है सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना था। इसमें सपोर्ट टू वीमेन एंड द चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट एंड द लैक्टेटिंग वीमेन्स would be the entitled to the nutritious meal free of charge under the MDM and the integrated child development services। इसके थ्रू क्या था कि न्यूट्रिशनल फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराना वीमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए से प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन्स के लिए जो है प्रोवाइड कराना था। इसके अलावा चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। फ्री न्यूट्रिशनल मील्स प्रोवाइड कराना MDM और ICDS के थ्रू। Maternity benefit are not less than the 6,000 is also provision of the pregnant women and the lactating mother, यानी उनको जो है 6,000 रुपीज जो है प्रोवाइड कराना। और इसका मेन क्या था कि empower women by identify the eldest women in the household, यानी कुछ ऐसे घर थे जहाँ पे जो फीमेल हेडेड हाउस थे, यानी जिस घर की मेन मुखिया महिला थी, मतलब उसको जो है मतलब शामिल किया गया था। इससे क्या निकल के आ रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट को जो है बढ़ावा देना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये तो काफी लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये जो है अभी एनडीए गवर्नमेंट फर्स्ट के समय ये लॉन्च किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन जो मोटिव था, मेन इसका मिशन था, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। यानी उसमें जो ऐसे लोगों को जिनके पास जो है बैंक खाता नहीं था, जो बैंक के बारे में नहीं जानते थे, या जो ऐसे लोगों को जो है इसमें शामिल किया गया था। और
इसमें जो है ये काफी सक्सेसफुल रहा था। जब ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जब लॉन्च किया गया था तो उस समय जो है, जब 28 अगस्त 2014 को जो है ये लॉन्च किया गया था, और 26 जनवरी 2015 को जो है 25.5 करोड़ जो है लोगों ने खाता खुलवाया था, जो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। क्योंकि और उसके बाद अगर आप इसका देखोगे कि 31 जनवरी 2015 तक जो है इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपीज जो है डिपॉजिट हो गया था, और लगभग जो है 12.54 करोड़ जो है अकाउंट खोले गए थे, जो अब तक का जो है, जो वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए कि इतने कम समय में जो है इतने लोगों द्वारा खाता खुला गया था। इसका मेन यही था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, और ये जो है रूरल और अर्बन दोनों एरिया को कवर किया गया था। और ये जो है नो मिनिमम बैलेंस यानी जीरो अकाउंट पे था, जीरो बैलेंस पे जो है खाता खोल सकते थे। इसमें जो है इसका जो अचीवमेंट्स क्या है, ये अचीवमेंट्स जैसे अगर देखोगे, अगर डेटा ये जो 19 अगस्त 2020 यानी 40.35 करोड़ जो है वो रूरल एरिया में इस लोगों ने जो है खाता खुलवाया था, जिसमें टोटल खाता खुला था, जिसमें रूरल एरिया में जो है 63.5% है, वीमेन का जो अकाउंट है 55.2% है। यहाँ पे मैं इसलिए भी इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आप देखोगे कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल जो सर्विसेज को अडॉप्ट करना है, उसमें देखोगे कि मेल और फीमेल वाइज में काफी अंतर है। फीमेल का इतना खाता, क्योंकि ये माना जाता है था कि घर का जो मेन जो हेड ऑफ द फैमिली है वो मेल है और वो सारा डिसीजन वही लेता है, तो इसलिए जो है उसका खाता खुलना ज्यादा जरूरी है। तो महिलाओं को इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन ये योजना जिसमें जो है वो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ जो है जेंडर इंक्लूजन को भी जो है बढ़ावा दिया गया। यानी इसमें देखोगे कि महिलाओं का भी अकाउंट, वीमेन्स का भी वो जो 55.2% है, और इसमें जो है अभी जो है इसमें जो अकाउंट है वो लगभग जो 14.35 करोड़ जो अकाउंट्स खुले थे उसमें अभी 34.81 करोड़ जो अकाउंट अभी भी एक्टिव हैं, क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि बाद में जो है लोगों ने खाता तो खुलवा लिया, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हर महीने या जब भी उनको लगे कि उसमें कुछ पैसा पे सेव करना है, उनके पास इतनी अर्निंग नहीं होती थी कि वो सेव कर पाए। ये एक और प्रोग्राम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग टू प्रोवाइड अ बेटर लाइवलीहुड ऑफ द यूथ टू द यूथ, यानी जितने यूथ पॉपुलेशन है जिसको अनएम्प्लॉयड है, जिसको काम नहीं मिल रहा है, उनको जो है स्किल प्रोवाइड कराना है, उसको ट्रेनिंग देना ताकि उनको रोजगार मिल सके। Imparting the relevant industry skill training to the youth of the country along with the assessment and the certification of the existing skill, यानी उनको केवल स्किल ही नहीं प्रोवाइड कराना बल्कि उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराना, जिसके बेसिस पे वो कहीं भी जाकर के अपना एक जॉब ले सके। तो ये ट्रेनिंग के साथ साथ जो है वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराना था। प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एंड द प्लेसमेंट असिस्टेंट टू द ट्रेंड इंडिविजुअल, जो लोग इसमें जो यूथ इसमें जो ट्रेनिंग लिया हुआ है उसको जो है वो फाइनेंशियल और प्लेसमेंट की भी सुविधाएं दी जाएगी, ऐसा ये प्रोविजन था इसमें। इस स्कीम में जो है वो कौन लोग शामिल हो सकते हैं, वो कोई भी इंडिविजुअल जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए क्या है कि एक कोई वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वोटर कार्ड या आधार कार्ड या बैंक अकाउंट, और वो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, या तो स्कूल से जो है वो मतलब पढ़ाई छोड़ दिया हो, तो ऐसे लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रूरल अर्बन या इसमें जो है पुअर पीपुल्स का नहीं है, इसमें जो है अनएम्प्लॉयड यूथ का है ये प्रोग्राम, जिसको स्किल प्रोवाइड कराना ताकि उनको रोजगार मिल सके। ये स्कीम जो है वो रिलेवेंट ट्रेनिंग फॉर द इम्पार्टिंग इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट टू हेल्प द यूथ एंड द स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट अटेंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी उसमें जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये प्रोग्राम है, ये योजना है जिसके थ्रू जो है वो जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उसको ट्रेनिंग देना और साथ में उनको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना, जिसकी वजह से उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम ये रहा है यूथ के लिए। और इसमें जो इसमें सर्टिफिकेट कोर्स थे वो क्या है, एग्रीकल्चर, अपरेल,
made up and the home furnishing, automotive, beauty and the wellness, capital goods, construction, electronics, food industry, capacity and the skill incentive, furniture and the fittings, gems and the jewelry, handicraft and the carpet, healthcare, Indian iron and the steel, Indian plumbing, infrastructure equipment, IT, leather, life science, media and entertainment, mining, power, retailers, रबर, सिक्योरिटी, ग्रीन जॉब्स, देखोगे इसमें तो इतने सारे इसमें सर्टिफिकेट कोर्स हैं, टेक्सटाइल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, यानी कहीं ना कहीं इसमें देखोगे तो कम से कम जो है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 20 या 25 जो है इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, जिसको अपनी एलिजिबिलिटी अपने 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 इच्छा के अनुसार जिसमें करना चाहे वो इसमें सर्टिफिकेट लेकर के कोई काम कर सकता है। ये गवर्नमेंट की ये योजना थी जो 2015 में लागू की गई थी। इसके अलावा एक और योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि इसमें क्या था, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू जो है लॉन्च किया गया था और इसमें मेन जो ये प्रोजेक्ट था वो रूरल डेवलपमेंट के लिए था और इसका ये प्रोविजन था कि जो भी पार्लियामेंट मेंबर है, एमपी है, जिस भी एरिया से बिलोंग करता है या फिर नहीं भी करता है, तो वो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई ऐसे 3 विलेज को लेना जिसको जो है वो इंस्टीट्यूशनल वाइज और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है उसको डेवलप करना 2019 तक, और फिर इसका जो मेन जो एम था कि डेवलप 5 आदर्श विलेज या मॉडल विलेज बाय द 2024, यानी 2024 तक जो है एक मॉडल विलेज के रूप में या आदर्श गांव के रूप में विकसित करना था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सेक्शन, यानी जितने भी लोग चाहे वो मार्जिनलाइज पीपुल है या वीमेन है या एसटी एससी है, सबकी जिंदगी को या उनकी लाइफ स्टाइल को जो है थोड़ा सा इम्प्रूव करना of the population by improving the basic amenities, enhancing human development, creating higher productivity, enhancing human development, and providing the better livelihood opportunity, reducing disparity and increasing the social capital. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव इतना सारा था। इसके अलावा जो है ये जो है पार्टिसिपेटरी लोकल लेवल डेवलपमेंट था, कम्युनिटी फॉर द पार्टिसिपेटरी लोकल डेवलपमेंट, यानी इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई अगर एक पर्सन, इवन कोई एक मूवी भी आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, सलमान खान की ये मूवी थी जिसमें उसने दिया था कि हम 3 लोगों को जो है वो हेल्प कर रहे हैं, 3 लोग और 3 लोगों को करेंगे, 3 लोग और 3 लोगों को करेंगे, तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये योजना भी उसी पे बेस्ड थी। या इवन जो स्वच्छ भारत अभियान के तरह ही जैसे कुछ लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, फिर उनके थ्रू जो है वो कोई एरिया प्रोवाइड कराना जिससे लोग इंस्पायर्ड होकर के या और भी लोग उसमें जो भी उस कम्युनिटी के लोग हैं उसमें आ सकें, और ताकि उसका जो है जो रूरल डेवलपमेंट है, लोकल एरिया का जो डेवलपमेंट है वो हो सके। ये इसमें जो है किसके लिए है, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स, एकेडमिक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसमें ऐसा नहीं है कि जो उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं लोग वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो एकेडमिशियंस हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जो रिसर्चर हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो कोऑपरेटिव हैं या फिर जितने भी एनजीओ हैं वो भी मतलब इसमें जुड़ सकते हैं। इवन अगर आप देखोगे कि इसके तहत जो है बनारस का एक गांव है जया जया की कौन सा ऐसे गांव है जहां पे गोद लिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स थे वो भी वहां गांव पे आकर के रूरल विलेज जो टूर है वो करने आए थे, वहां देखने आए थे। तो एक बहुत बड़ा ये मैसेज शुरू में ये गया था। ये अलग बात है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा इशूज है, और खासतौर पर इसी के लिए नहीं, जितने भी गवर्नमेंट के जो पॉलिसी के प्रोग्राम बने हैं अगर वो सक्सेस नहीं हुआ है तो उसके पीछे का इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होना बहुत बड़ा रीजन है। एक ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसमें क्या है कि 2 योजनाएं थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दोनों को जो है 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका क्या है कि एक तरह से जो है इसको जो है इंश्योरेंस, यानी जैसे अगर मान लीजिए कि renewable 1 year term life cover of the rupees 2 lakh for all the subscribing the bank account holder in the age of 18 to 15 years, यानी जो 18 से 50 साल की अवस्था के बीच में जो लोग थे उनको जो है एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना जिनका बैंक में खाता हो, और ये किन किन लोगों को कवर करना है,
कि कवरिंग डेथ ड्यू टू एनी रीजन फॉर द प्रीमियम ऑफ द 330 रुपीज पर एनम के हिसाब से, जो पर सब्सक्राइबर के हिसाब से था। और उनके लिए जो डिसेबल पर्सन थे उनके लिए था, जो 18 से लेकर के 17 ईयर्स के बीच में थे, उनके लिए जो है वो प्रीमियम पर मंथ 12 रुपए के हिसाब से था। और फिर ये जो है आपका जो है ऑटो डेबिटेड था इसको। और इसके अलावा जो है 2 लाख रुपीज जो है अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है, या इवन जो है पार्शियल अगर डेथ होता है, डिसेबल होते हैं, तो 1 लाख रुपीज जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये वीमेन एम्पावरमेंट या वीमेन्स के लिए जो है वो स्पेशल प्रोग्राम ये कह सकते हैं। इसको जो है 2016 को लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस के थ्रू जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो एम था वो क्या था कि 50 मिलियन जो एलपीजी कनेक्शन फॉर वीमेन जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती है उनको प्रोवाइड कराना। और ये जो है एलपीजी जो है वो जितने भी जो बीपीएल वीमेन्स हैं वो इसको आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यानी बहुत सारे जो एलपीजी सेंटर हैं वहां पे जाकर भी जो है इसका लाभ ले सकती हैं, या फिर इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो फ्री ऑफ जो डाउनलोडेबल भी है, उसको लेकर के भी लोग इसके मेंबर्स उसके जो है वो बेनिफिशियरी बन सकते हैं। इसमें कौन कौन लोग हैं? वो वीमेन जो 18 प्लस ईयर्स की हैं वो हैं, जो बीपीएल फैमिली से जो बिलोंग करने वाली वीमेन है वो है इसमें शामिल, मतलब उनको भी उनके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है ये उनके लिए है। जिनके पास एक बैंक अकाउंट है, और जो वीमेन वेयर नो अदर मेंबर ऑफ द फैमिली एज एलपीजी सब्सक्राइबर, यानी उसके घर में कोई और मेंबर जो एलपीजी सब्सक्राइबर ना हो। और एस बाद में जो है ये पहले तो वीमेन्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन बाद में जो एसटी एससी जो हाउस होल्ड हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। इससे जो बेनिफिट क्या हुआ कि इस स्कीम के थ्रू जो बहुत सारे जो महिलाएं थी, वीमेन्स थी, जो गैस चूल्हे पे खाना बनाती थी, और जिसकी वजह से जो है उनको काफी सांस की प्रॉब्लम वाली समस्याएं होने लगती थी, तो ऐसे लोगों को जो है, ऐसे वीमेन्स को जो है सबसे ज्यादा फायदा हुआ। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है क्योंकि इसे वीमेन एम्पावरमेंट का मैसेज भी जाता है, क्योंकि ये वीमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम था। एक और प्रोग्राम है प्रधानमंत्री, हेलो, किसी का वो माइक अनम्यूट है। हेलो, ओके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो 2016 में लागू किया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो है ये जो है खासतौर पे जो इस पेंडेमिक में जितने भी लोग जो लोग थे वो काफी परेशान हुए थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए इस योजना को जो है वो एक्सटेंड किया गया था। इसको जो है पीएम गरीब कल्याण योजना, इसको पहले जो है इसका 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है नवंबर 2020 में तक इसका टाइम पीरियड बढ़ाया गया। इसका मेन क्या है कि 31,000 करोड़ जो है वो डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट फॉर द 20 करोड़ द पुअर फैमिली। क्योंकि मैंने पिछले ही स्लाइड में मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जो रोजगार छिन गया था, जिसकी वजह से वो लोग काफी परेशान हुए थे, तो ऐसे लोगों को जो है गवर्नमेंट का ये प्रोविजन था कि उनको मनी प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपनी कम से कम डेली जो उनका खर्चा है उसको वो निकाल पाए। Over 18 crore poor people are to be provided a free food grain till November 2020, 5 kg wheat, rice and 1 kg of the pulse per family. फिर इसको जो है 26 मार्च 2020 को जो है 1.7 लाख करोड़ रुपए जो है इसके लिए पैकेज घोषित किया गया था कि गरीब कल्याण पैकेज टू मिटिगेट द लॉस फेस्ड बाय द पुअर ड्यू टू द कोरोना वायरस लॉकडाउन। और फिर अभी जो है इसको जो है 2021 तक, 24 अप्रैल 2021 तक इसको और एक्सटेंड किया गया है। जब दूसरा वेव आया तो उसके थ्रू जो इसको और ज्यादा इसके टाइम को बढ़ाया गया। और इसमें तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 26 मार्च 2020 को जो है निर्मला सीतारमन जो एक अनाउंसमेंट की, तो उनका ये था कि टू प्रोवाइड एंड इंश्योरेंस ओवर द 50 लाख पर हेल्थ वर्कर अफेक्टेड बाय द कोविड-19 एंड 20 करोड़ वीमेन जनधन अकाउंट होल्डर विल बी प्रोवाइडेड टू ऑफ द 500 रुपीज पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये इसका प्रोविजन। ओके,
एक और योजना था सोलर चक्र मिशन योजना। ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के थ्रू जो है लॉन्च किया गया था। और ये जो है बिहार का एक खानवा विलेज था जो नवादा डिस्ट्रिक्ट का है। पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है देखा गया और फिर बाद में जब सक्सेसफुल हुआ तो ये जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे इसको लॉन्च किया गया था। इसमें जो मेनली जो वेबर्स हैं या स्टिचेस या वर्कर हैं या जो आर्टिजन्स हैं उनके लिए ये योजना प्रोवाइड की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान योजना, इसमें जो है वो न्यूट्रिशनल फूड आइटम्स प्रोवाइड कराना, वो खासतौर पे जो है आपका एडोलसेंस गर्ल्स और चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए प्रोवाइड कराना था। और इसका मेन मोटिव क्या था कि इसको रिड्यूस करना है 20% या एनीमिया जो 30% या लो बर्थ रेट को जो है 20%, इसको जो है एनुअली जो है इसको रिड्यूस करना मेन पर्पज था। आयुष्मान भारत योजना, ये भी आप लोग जानते ही हैं कि वो ये सबसे बड़ा योजना था हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए। और ये सब आप लोग क्योंकि कंक्लूड करना है इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, इसको मैं कंक्लूड करती हूँ। इसको बहुत सारा नेट पे अवेलेबल, अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसका फायदा जो है वो बीपीएल फैमिली उठा सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान योजना, ये भी जो है आपका एक तरह से जो है अनऑर्गेनाइज लेबर्स के लिए दिया गया था। खासतौर पे जो है स्ट्रीट वेंडर्स हैं या फिर जो है कोबलर्स हैं या डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या धोबी हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, जिसके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को इसमें जो है कवर किया गया था। और इसमें जो है कुछ प्रोविजंस हैं जिनके लिए जो है 3000 रुपीज पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 16। तो ये अगर आप इसको देखोगे तो ये योजना के बारे में तो इस पे काफी सारा मटेरियल्स अवेलेबल हैं। ये भी जो है ये जो योजना थी वो अनऑर्गेनाइज लेबर्स के लिए थी, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। ये एक और है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, ये 2020 में इसको लागू किया गया था। और ये जो है माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्ट्रीट वेंडर जो कोविड-19 से जो अफेक्टेड थे उनके लिए था। और ये जो है मार्च 2020 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसमें ऐसे लोगों को खासतौर पर जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको ध्यान में रख करके ये योजना बनाई गई थी। एक और इसमें ये जो अब तक जितना भी था ये सारी तो योजनाएं थी जो हमने खासतौर पे 1970s के दशक से लेकर के और 2020 तक जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम बने थे पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, उसका जो है क्या ऑब्जेक्टिव रहा है और क्या प्रोविजंस रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। लेकिन एक क्वेश्चन ये दिमाग में हर किसी के आ भी सकता है कि इतने सारे प्रोग्राम्स बने जो काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि इसका ये प्रोग्राम उसमें मर्ज कर दिया गया या ये प्रोग्राम जो है तीसरे में मर्ज कर दिया गया। ये सारे प्रोग्राम जो है ये क्या रीजन है, इन जो जितने भी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स है उनका इनइफेक्टिव होने का रीजंस क्या है। पहला तो ये रीजन है कि नो प्रॉपरली आइडेंटिफाई द टारगेट ऑफ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पुअर फैमिली, जिसको मैंने पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि पॉवर्टी को मेजर करना और कौन पुअर है इसको आइडेंटिफाई करना रियली बहुत टफ टास्क है। तो इसमें जो है इसमें कि कौन एक्चुअल में जो बेनिफिशियरी है जिसको ये योजना का जो गवर्नमेंट जो प्रोविजन दिया हुआ है उसमें किन लोगों को शामिल किया जा सकता है, किन लोगों को नहीं शामिल किया जाता है, एक बहुत बड़ा टास्क है। कभी कभी होता क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो प्रोग्राम है उसमें जो एक्चुअल जो नीडी पर्सन है वो इससे वंचित रह जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू द लैक ऑफ द एजुकेशन, जिसकी वजह से जो है वो इसका फायदा नहीं उठा पाता है और ऐसे लोग फायदा ले लेते हैं जो उस बेनिफिशियरी के दायरे में नहीं आते हैं। दूसरा, ओवरलैपिंग ऑफ द सिमिलर गवर्नमेंट स्कीम, यानी जैसे देखोगे कि इतना सारा मैंने जो स्कीम बताया इवन उसमें क्या है कि इतने सारे स्कीम्स हैं जो काफी सिमिलर नेचर्स के हैं या उसको इसमें मर्ज कर दिया गया तो काफी कंफ्यूजन है। और जो पुअर पीपुल है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो वो ऐसी योजनाओं के बारे में जान ही नहीं पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा जो रीजन है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी और प्रोग्राम बना देती है लेकिन उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन या जो ब्लॉक वाइज या विलेज वाइज जाकर के जो अवेयरनेस प्रोवाइड कराना है उतना वो नहीं कर पाती है। तो जो जिसके लिए स्कीम बन रहा है, जो पुअर पीपुल है, जो अनएजुकेटेड है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसको ये पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कौन सी योजनाएं बना रही है। इवन अगर आप जाते समय अगर रिक्शा पुलर्स हैं, जो रिक्शा वाले चलाने वाले हैं या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो उनका यही जवाब होगा कि हम लोगों को जो है नहीं पता है ये गवर्नमेंट कौन सी योजना लॉन्च करती है या नहीं करती है। इसके अलावा जो है एक और करप्शन एट द वेरियस लेवल, ये बहुत बड़ा रीजन है।
एक तो ओवर पॉपुलेशन एक रीजन है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे जो है उसमें कौन बेनिफिशियरी है कौन नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। करप्शन ये बहुत बड़ा रीजन है। अगर गवर्नमेंट जो प्रोविजन करती है कि अगर 100 रुपीज जो है वो एक नीडी पर्सन को देना है, लेकिन वो 100 रुपीज नहीं मिल पाता है, वो छन करके वो कई स्टेज पे जो है मल्टी स्टेज जो है वो करप्शन के थ्रू वो पैसा आता है, और जो एक्चुअल अमाउंट है वो उतना नहीं हो पाता जितना उसको मिलना चाहिए। तो ये 3-4 मेजर जो है रीजन है जिसकी वजह से जितने भी पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम हुए हैं इंडिया में वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। एंड थैंक यू। आज का ये लेक्चर